तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ममलुक डायनेस्टी की। ममलुक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी के तौर पे भी देखा जाता है। देखिए इस डायनेस्टी को जैसे मैंने अभी कहा कि पॉपुलरली हम लोग स्लेव डायनेस्टी, मतलब ये नौकर थे, ये स्लेव हुआ करते थे। किसके स्लेव हुआ करते थे? गौरी के। गौरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि रूलर बन गया इसलिए डायनेस्टी का भी नाम स्लेव डायनेस्टी हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस डायनेस्टी में जितने लोगों की भी हम लोग चर्चा करेंगे उसमें सिर्फ तीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन ऐसे लोग थे जो स्लेव थे। उसके बाद के इसके कोई भी डिसेंडेंट स्लेव नहीं थे। तो इसलिए ये जो ममलुक डायनेस्टी की हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हम लोग मानते हैं कि बेसिकली ये तीन डायनेस्टी था जो 1206 से 1290 तक रूल करता है। और ये कौन सा तीन है? पहला कुतुबी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू किया 1206 से लेकर 1211, मतलब 5 सालों का ही इसकी बात हो रही है। दूसरा इलबारी जो 1211 से 1266, मतलब 55 सालों की बात हो रही है। ये किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। और तीसरा ये सेकंड इलबारी डायनेस्टी जिसको कहते हैं 1266 से 1290, मतलब कुल 24 सालों की बात हो रही है। इसे कौन शुरू करता है? बलबन। तो आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन पहले का है, इल्तुतमिश दूसरे का है, बलबन तीसरे का है। तो ये जो तीन डायनेस्टी की बात हो रही है तो तीन बड़े रूलर। अब यहां पे देखो पहले ही बता दे रहा हूं कि रूलर बहुत सारे हम नाम लेंगे। इन तीन के अलावा एक ही बड़ा रूलर यहां पे जिसका नाम हम लोग बार बार लेंगे वो है रजिया सुल्तान। इसलिए उसका नाम लेंगे क्योंकि वो महिला है और प्रथम महिला, फर्स्ट लेडी जो यहां पे रूलर बनती है, तो इनका नाम बार बार आएगा। सो गाइज, what we have to understand here is that Mamluk dynasty is also known as slave dynasty, and this dynasty has these three big rulers along with Razia Sultan as another big ruler. So let's proceed further. 1206 to 1210, 1206 से लेकर 1210 एडी तक किसका रूल है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारे एग्जाम के लिए, हमारे वनडे एग्जाम्स में इस व्यक्ति पे बहुत सारा सवाल आता है दोस्तों, क्योंकि ये एक नंबर पे ये है कि ये फाउंडर है, इसने इस डायनेस्टी की शुरुआत की। नंबर 2, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, बिल्कुल रट लीजिए। नंबर 3, जैसे ही रूलर बना इसके कुछ प्राइमरी शुरू के कुछ काम थे। क्या थे? वहां पे जो अलाउद्दीन मोहम्मद जो शाह था खुर्जम का, उसे गजनी और दिल्ली को कैप्चर करने से रोकना, क्योंकि गजनी में अभी गौरी साहब की तो मृत्यु हो गई। अब गौरी की मृत्यु के बाद ये बंदा जो उसको ऑक्युपाई करना चाहेगा तो उसको रोकेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये तो स्लेव था गौरी का और गौरी ने इसको अपॉइंट कर रखा है यहाँ का रूलर के तौर पे। राजपूत के खिलाफ भी प्रॉब्लम है, इन्हें भी रोकना है। तीसरा, बंगाल में अली मर्दन खान को भी रोकना है। अली मर्दन खान बंगाल में रूल कर रहे हैं बख्तियार खलजी के डेथ के बाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नोबल्स थे गौरी के दौर में, जैसे नसरुद्दीन कुबाका, यलदूज, इन सब को भी रोकना है क्योंकि सब लोग सत्ता के दावेदार बन गए थे। इन सब में याद रखिए कि ये व्यक्ति कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं रीड करवाता है। खुतबा क्या होता है? ये सरमन होता है, डिलीवर्ड इन द मॉस्क, मस्जिद में डिलीवर किया जाता है हर फ्राइडे को, एंड द ओकेजन ऑफ 2 फेस्टिविटीज ऑफ, जब भी 2 फेस्टिवल्स होते हैं इस्लाम के तब ये रीड किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके नाम का कोई कॉइन नहीं इशू हो रहा है, क्योंकि ये तो स्लेव डायनेस्टी से था, ये स्लेव था, इसने कभी अपने नाम का इशू कराया ही नहीं। चैरिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम गिवर ऑफ लैक्स और लाख बख्श, लाख 1 लाख हिंदी में आप बोलते हैं तो बख्श देना, तो ये चैरिटी के लिए जाना जाता था, लाखों दे दिया करता था। इसके अलावा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, ये कुतुब मीनार यहाँ पे याद रखिए किसके नाम के तहत आया? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे आया। और चूंकि ये 1210 में मर जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये कुतुब मीनार का कंप्लीशन इल्तुतमिश के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद आप याद रखें कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का दिल्ली में निर्माण कराया, ही कंस्ट्रक्टेड दैट, प्लस 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में भी कंस्ट्रक्ट कराया। दोस्तों सवाल कैसे आ जाएगा? कहा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? हो सकता है ऑप्शन दे दे, एक मॉस्क है, मस्जिद है, दूसरा दे दे भैया मंदिर है, मतलब टेम्पल है, तीसरा दे दे ये एक फेमस मौजोलियम है, कुछ भी ऐसे दे, या ये पूछ दे कि 2.5 दिन का झोपड़ा इनमें से कहाँ है। अब ऑप्शन में दे दे भाई अजमेर, दिल्ली, जौनपुर और चौथा वाराणसी। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है हमारे वनडे एग्जाम में। तो हमको याद रखना 2.5 दिन का झोपड़ा एक तो मॉस्क है,
अजमेर में है। और किसने कंस्ट्रक्ट कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसके अलावा इसके दरबार में बहुत बड़े स्कॉलर्स भी रहा करते थे, जैसे हसन निजामी, फकर ई मुद्दवर, जिसमें हसन निजामी ने बहुत फेमस तज़उल मसीर, द फर्स्ट बुक रिटन अबाउट दिल्ली सल्तनत, इसने इस किताब की रचना की थी, इस किताब को लिखा था। तो ये स्लाइड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों, हर चीज इसमें याद रखिए। इसके बाद एक नाम और याद रख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय जिसने किया था, बख्तियार खिलजी, ये इसका ही सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसको आप याद रखिए, ये आर्ट एंड कल्चर में डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इसको याद रखना है। डेथ कब हो जाती है दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1210 में हॉर्स पोलो खेलते वक्त, जिसे चौगन भी कहा जाता है, और फाइनली बरी कहां किया गया? लाहौर में। और सक्सीड कौन करता है इसके बाद? आराम शाह। नाम से ही लग रहा है बड़ा आराम पसंद इंसान है, और इसका रूल ज्यादा दिन नहीं चलता, इसलिए हम ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं वाले इस व्यक्ति के बारे में। 1 साल दिख रहा है, 8 महीने का रूल है। बहुत ज्यादा नहीं क्लियर है कि भाई पेरेंट्स कौन थे, बहुत ही वीक रूलर है, और इसे बहुत जल्दी हटाकर एक नया व्यक्ति राजा बन रहा है, शहंशाह बन रहा है, इल्तुतमिश। पहले स्लाइड को याद कीजिए, हमने 3 बड़े नाम लिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अब दूसरा बड़ा नाम इल्तुतमिश पे आ गए। पहले डायनेस्टी जिसकी बात हमने की थी वो खत्म हो गया। इस स्लेव डायनेस्टी में हमने बोला 3 डायनेस्टी, पहला हो गया, अब हम लोग दूसरे पे आ गए। इल्तुतमिश रेशियली तुर्क है, तुर्कमेनिस्तान का निवासी है, इलबारी ट्राइब को बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम लोग इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश भी स्लेव है, जैसे हमने पहले कहा कि वो 3 ही लोग स्लेव थे, बाकी कोई स्लेव नहीं था। इसे इसके हाफ ब्रदर्स, मतलब इसके सौतेले भाइयों ने इसे स्लेव के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था, लेकिन बाद में इसने इससे अपनी बेटी का निकाह करा दिया और इसे अपना दामाद बना लिया था। He had made him his son-in-law, and thus after Qutbuddin's higher being replaced, that is जो आपने आराम शाह को देखा उसको हटा दिया और कुतुबुद्दीन के हायर के तौर पे खुद को नियुक्त कर लिया। अब जो नया राजा कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश है, आराम शाह को हटा दिया इसने। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, लाहौर से दिल्ली कैपिटल भी अपना चेंज करते हैं। हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त कैपिटल कहां था? लाहौर था, लेकिन अब कैपिटल कहां है? अब दिल्ली में है। अब यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, शायद इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी जान लीजिए इल्तुतमिश के शुरुआती प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसके इमीडिएट थ्रेट क्या था? राजपूत, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त का भी था, और राजपूत के साथ लड़ने के लिए इसने राजपुताना, सेंट्रल इंडिया, इन तमाम जगहों पे अपनी आर्मी भेजी, और उस दौर में रणथंबोर, मंदौर, जालौर, थानगिरी, अजमेर, सांबा, कलिंगार, ग्वालियर, इन जैसे कई जगहों पर कैप्चर भी किया। इसके अलावा यहाँ पे मंगोल्स का भी हमेशा थ्रेट रहा करता था। चंगेज खान के डर से इस व्यक्ति ने, इस वक्त उस दौर में एक व्यक्ति ने जिससे इनसे शरण भी मांगी थी, इससे साफ बोला भैया हम नहीं देने वाले, हम चंगेज खान से लड़ना ही नहीं चाहते। मंगोल्स जो चंगेज खान, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि इंडस तक पहुंच गए थे इन सर्च ऑफ कौन? ख्वाजिम शाह जलालुद्दीन मंगेरबानी। इसे समझ में आ गया कि भाई मंगोल्स जो हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इल्तुतमिश ने इस व्यक्ति को शेल्टर देने से मना कर दिया, और ये था शाह ख्वारिज़म का। इसने चंगेज खान को बहुत खुश किया कि भाई आपने मना कर दिया है जो मेरा अपोनेंट है, और 10 उसने इन्वेड नहीं किया इंडिया को। तो दोस्तों इससे एक चीज तो दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति दूरदर्शी है, ही इज समबडी हु कैन अंडरस्टैंड द चंगेज खान बहुत पावरफुल आदमी है। इस वक्त चंगेज खान से लड़ना शायद बेस्ट चीज ना हो, तो इसने ये चीज नहीं की। अब इल्तुतमिश के अगर रूल की बात करें तो जो थ्रेट्स अभी हमने देखे, उसके अलावा इसने राजपुताना, सेंट्रल इंडिया, दोआब रीजन जो गंगा यमुना के बीच का रीजन है, इन तमाम एरियाज पे अपना रूल कायम किया। इल्तुतमिश ने उस दौर के जो कैलिफ थे उनसे मंसूर भी हासिल किया। मंसूर का मतलब होता है द लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब कैलिफ कह रहे हैं कि जी हाँ मैं मानता हूं कि आप ही भारत के रूलर हो, और इस तरह से ये पहला लीगल सॉवरेन रूलर ऑफ इंडिया बन गया जो कि कैलिफेट के अंतर्गत आता था। तो ये चीज हो गया इल्तुतमिश के रूल के बारे में। इसके अलावा अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के देख लिया जाए तो ये पहला रूलर है जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर ध्यान देता है, क्योंकि आप देखिए इससे पहले वाले रूलर्स के पास उतना समय भी नहीं था। ये एक कैडर ऑफ स्लेव्स बनाता है, इसको याद रखिएगा, जिसको कहते हैं शमशी बंदगान। ये स्लेव्स का कैडर होता है। इसके अलावा एक नया क्लास भी बनाता है रूलिंग एलीट का, जिसमें 40 सबसे पावरफुल जो मिलिट्री लीडर्स थे, इन्हें कहा जाता था द 40, और बंदगान एक खास और बंदगान एक चलगनी, ये ग्रुप
और धीरे धीरे पावरफुल होते गया, खासकर इल्तुतमिश के बाद, और इसे खत्म करता है बलबन। इसको याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछेगा भाई ये किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने इस चीज की स्थापना की, तो आपको याद रखना है, आंसर देना होगा इल्तुतमिश। और अगर पूछ दे किसने खत्म किया तो आंसर देना होगा बलबन। इसके अलावा जस्टिस के क्षेत्र में काजीज का अपॉइंटमेंट करना, जागीर देना, ये सब तमाम काम इसने किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसने काफी हद तक सुदृढ़ किया, पावरफुल बनाया, इंपॉर्टेंट बनाया। आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी एरियाज में बहुत कुछ किया। सबसे इंपॉर्टेंट कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट कराया। इसके दौर में जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उनका नाम देखिए, मिन्हाजुल सिराज, तजुद्दीन, निजामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, फहरुल मुल्क इसामी। देखिए कुछ नाम याद रख लीजिएगा, अच्छा है, नहीं याद कर पाएंगे मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे नाम है तो कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशन नहीं देना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें को याद रखना है। इसके अलावा इसने अरेबिक कॉइनेज भी इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट ये पहला था इस दौर का व्यक्ति जो कॉइन्स को इशू करता है, क्योंकि हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं इशू करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के पास इतना समय ही नहीं था कि कुछ इशू कर पाए, तो पहला व्यक्ति कौन है, इल्तुतमिश। इसके अलावा सिल्वर कॉइन जो कि 175 ग्राम का था उसे टनका कहा जाता था, और कॉपर कॉइन उसे जीतल कहा जाता था। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रूल ऑफ 40 की अभी हमने चर्चा की, वो शमसी स्लेव्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए और ये सारे चीजों को कंट्रोल करने लगे। तो अगला 30 साल जो है 1236 से 66, इसे रूल ऑफ द 40 भी कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश अपने मरने के बाद चाहता था कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान शुड बिकम द किंग ऑफ दिस न्यू प्लेस, बट इसे वहां के जो नोबल्स थे उन लोगों ने अलाउ नहीं किया, और काजी और दिल वजीर ने मिलकर रुकुनुद्दीन फिरोज जो कि इल्तुतमिश का सन था, बेटा था, उसको नया रूलर बना दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह व्यक्ति नकारा है, ऑफ नो गुड यूज। तो क्या होता है, जैसे ही ये व्यक्ति फिरोज मुल्तान की ओर बढ़ता है एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली में आमिर्स की मदद से थ्रोन को हथिया लेती है। दिल्ली सल्तनत की ये अब नई रूलर बन जाती हैं। इसके अलावा याद रखिए ये पहली और एकमात्र लेडी सुल्तान है दिल्ली की, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिए कि इसने एक स्लेव जो एबिसिनियन स्लेव था जिसका नाम याकूत है, उसको मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस, मतलब जो रॉयल जो राजा के घोड़े थे उसकी देखभाल के लिए इसने याकूत को अपॉइंट किया है। इसको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसने अपने सारे, जब ये बन गई क्वीन, तो फीमेल अपैरल मतलब जो अटायर वहां की फीमेल उस वक्त पहनती थी उसको हटाया। ये कोट को बिना अपने चेहरे को ढके हुए कोट में जाया करती थी और हंटिंग के लिए भी जाया करती थी। तो उस दौर में इनके इन तमाम कारणों से और इन तमाम चीजों के कारण से क्या होता है, वहां के जो नोबल्स थे, टर्किश नोबल खासकर, बड़े गुस्सा गए। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो अपना चेहरा मतलब खोल के जा रही थी, लेकिन वो रानी थी। लेकिन यहाँ पे उस वक्त के टर्किश नोबल्स इस चीज से खफा है, और अल्तुनिया जो वहां का गवर्नर भटिंडा का हुआ करता था वो रिवोल्ट कर देता है इनके खिलाफ। ये जाती हैं उनके रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, बट सक्सीड नहीं कर पाती हैं, और अल्तुनिया इनको कैप्चर कर लेता है, इनको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन सून रजिया क्या करती हैं, अपने कैप्टर जो अल्तुनिया है उसको जीत लेती हैं कैसे, उससे शादी कर लेती हैं, और अब दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं ये लोग दिल्ली की ओर जाएंगे। और टर्किश नोबल्स जिन्होंने अभी मीनवाइल बहरम शाह को रूलर बना दिया जो कि इल्तुतमिश का एक और बेटा था, उसके खिलाफ लड़ेंगे, बट ये लोगों की लड़ाई में ये लोग हार जाते हैं और रजिया सुल्तान की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार ये 4 साल का रूल है रजिया सुल्तान का, लेकिन ये रूल अब खत्म पे आ गया है। जैसे हमने कहा बहरम शाह नया रूलर है, लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ 2 सालों के लिए। रजिया के बाद ये रूलर बनता है, पहला रूलर जिसके दौर में मंगोल्स भारत में आते हैं और बहुत ज्यादा लूटपाट मचाते हैं। एज यू कैन सी, सैक एंड प्लंडर ऑफ लाहौर, लाहौर में आकर लूटपाट मचा रहे हैं ये लोग। ये एक नया पोस्ट क्रिएट करता है जिसका नाम है नायबे ममलकत, जिसको रीजेंट कहते हैं, एक तरह से कहिए तो गार्जियन है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। ये पहली बार हो रहा है, और बेसिकली ये डी फैक्टो रूलर भी हो जाता है, और सुल्तान डी ज्यूरे रूलर हो जाता है। देखिए दोस्तों, डी फैक्टो और डी ज्यूरे ये दोनों ही आपका फ्रेंच टर्म है। डी फैक्टो मतलब सच में, सही मायने में, और डी ज्यूरे मतलब इनडायरेक्टली। तो जैसे अभी क्या कह सकते हैं कि डी फैक्टो हमारे यहाँ रूल किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का,
प्रेसिडेंट डी ज्यूरे रूल होता है। तो यही चीज यहां पे कहा जा रहा है। बहरम शाह को बाद में मौत की घाट उतार दिया जाता है। चलगनी नोबल्स, वही जो 40 की जिसकी बात हमने किया। तो अब देखिए दोस्तों, रुकमुद्दीन फिरोज आए थे, रजिया सुल्तान आई, बहरम शाह आए, 3 तो चले गए। बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, आप देख सकते हैं ये 4 साल के लिए आ रहे हैं। ये क्या है, नॉमिनल रूलर है, क्योंकि सारा पावर तो इन 40 नोबल्स के हाथ में ही है। और यहाँ पे फिर सल्तनत और कमजोर हो रही है, कई सारे गवर्नर आ रहे हैं, सारे गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं, और ये चीज अथॉरिटी जो सुल्तान की है घटते जा रही है। ऐसे में मसूद शाह को भी मार दिया जाता है और नया रूलर बनता है नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 में रूलर बनता है। अब नसीरुद्दीन महमूद जो है ये अगले 20 साल तक के लिए रूल करता है। इसके बारे में बहुत फेमस है कि ये टोपी मतलब हैट सीकर, सिलाई कर करके अपना गुजर बसर किया करता था। और 20 सालों तक ये बंदा है कौन, ये ग्रैंडसन है इल्तुतमिश का, बेटा नहीं है, क्योंकि पिछले जितने भी रूलर्स हैं वो बेटे या बेटी थे, यहां पर ग्रैंडसन पोता रूलर बन रहा है। अब इस रूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, बलबन करता है, क्योंकि ये बंदा हो गया डिफैक्टो रूलर। ये तो डी ज्यूरे है, अभी जस्ट हमने देखा डी ज्यूरे और डिफैक्टो क्या है। अब क्या है, डिफैक्टो रूलर के तौर पे ये नायब सुल्तान का नायब बन जाता है, मतलब मिनिस्टर बन जाता है। और 49 से लेकर 66 मतलब 17 साल, जिसमें एक साल 1253 छोड़कर कंटिन्यूअसली इस ओहदे पर ये कायम रहता है। उस एक साल में एक हिंदू कन्वर्ट जिसका नाम था इमादुद्दीन रहयान, ये रीजेंट बनता है। लेकिन बहुत सून जितने भी सपोर्टर्स थे बलबन के, उन्होंने सुल्तान को इन्फ्लुएंस किया कि भाई इमादुद्दीन रहयान को आप हटाइए, उसे नागपुर में भेजिए, और बलबन फिर से वापस लौट आता है। यहाँ पे याद रखिए, सुल्तान जो है उसे दरवेश किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पायस है, नोबल है नेचर में। इसलिए मैंने शुरू में कहा टोपी सी के जी रहा है, बड़ा ही अच्छे नेचर का है, पायस है, प्योर है, और इसलिए इसका नाम ये भी रखा गया है। 1266 में 1266 में इसकी डेथ हो जा रही है, और अब नया सुल्तान बलबन बन जा रहा है। अभी तक वो किंग मेकर हुआ करता था, अब वो किंग हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं बलबन की। तो बलबन एज मिनिस्टर क्या था, नसीरुद्दीन का मिनिस्टर था, रीजेंट था, वजीर था। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लौह और रक्त की पॉलिसी को ये बंदा फॉलो किया करता था। जितने भी रिवोल्ट्स हुआ करते थे उसे सप्रेस कर देता है, बड़े मतलब आयरन हैंड से रूल कर रहा था इस पूरे तमाम इलाकों में। अब ये गियासुद्दीन बलबन अगले 20 सालों तक यहाँ पे रूल करने वाला है दिल्ली पर। ये भी इलबारी ट्राइब को रूल करता है, इसलिए हमने शुरू में ही कहा ये इलबारी 2 स्टार्ट हुआ। पहला स्लेव ममलुक, दूसरा इलबारी 1, तीसरा इलबारी 2। अब यहां पर क्या है, ये सेकंड इलबारी डायनेस्टी, जिसे मैंने अभी जस्ट कहा। ओरिजिनल नेम क्या है, बहाउद्दीन, और ये भी इल्तुतमिश का स्लेव है। तो हमने कहा 3 ही स्लेव थे, बाकी सब तो रूलर थे। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर था चलगनी का, जिसको हमने देखा कि इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था, वो 40 पावरफुल नोबल वाला जो कंसेप्ट हमने देखा था। और इसे उलुग खान या ग्रेट खान भी कहा जाता था, इसे टाइटल मिला हुआ था उलुग खान या ग्रेट खान का। तो ये एकदम याद रखिए अपने एग्जाम के लिए, अगर पूछ दे उलुग खान इनमें से किसको कहा जाता था तो आपको बताना होगा। अब देखिए, अभी हमने जस्ट देखा कि लौह और रक्त पॉलिसी, तो बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के कारण इसे एक डिस्पॉट की तरह देखा जाता है। डिस्पॉट मतलब एक अत्याचारी रूलर। अब यहाँ पर इसने सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, इसे याद रखना है, दीवाने अर्ज, और रीऑर्गेनाइज किया आर्मी को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्पाइज अपॉइंट किया, जासूस, ताकि जो नोबल्स हैं उस दौर में उनकी एक्टिविटीज पे गौर फरमाया जा सके। साथ में इसने लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली के अराउंड में रिस्टोर भी किया, खासकर जो मेवातीज उस दौर में हुआ करते थे, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स को अधिकतर टाइम प्लंडर किया करते थे, लूट लिया करते थे। इसलिए बलबन ने उन लोगों पे हेविली वो आया और ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, ताकि रोड्स जो हैं सेफ बनाया जा सके, उन्हें दबाया और रोड्स को सेफ भी बना दिया। इसके अलावा बलबन के रूल का एकदम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिवाइन राइट थ्योरी जिसको कहते हैं, या डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, बिकॉज इसने कंसिडर करना है खुद को एज वाइस रॉयल्टी ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। डिवाइन थ्योरी क्या है, ये अपने आप को इस तरह पुट्रे कर रहा है कि ये गॉड का बंदा है, मतलब गॉड का एजेंट है, डिवाइन थ्योरी है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि गॉड का ही आदमी है।
तो ये अपने आप को डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप जिसको कहते हैं कि किंग कैन नॉट बी रॉन्ग, ये इसने कंसेप्ट ला दिया कि कोई इसको क्वेश्चन ही नहीं कर सके। तो ये चीज इसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम याद रखिए। खुद को क्या बोल रहा है, जिल्ले इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, अपने कॉइन्स पे ये लिखवा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप का एक कल्ट बना रहा है कि लोग इसको क्वेश्चन ही नहीं कर सके। साथ में खुद को ये क्या कह रहा है कि भाई मैं एक मिथिकल टर्किश हीरो जिसका नाम है अफरासियाब, उससे मैं अपना ट्रेस करता हूं ओरिजिन। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका कहना है कि भाई एक मिथिकल हीरो जो टर्किश किंगडम में हुआ करता था कि मैं उसके ब्लड या लिनिएज से आता हूं। तो इस तरह से इसने एक प्रचार कर रखा था। एट द सेम टाइम गाइज इसने नए सेवरल पर्शियन कस्टम्स भी इंट्रोड्यूस किए। पर्शियन मतलब ईरानियन कस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। कैसे, जैसे सजदा, सजदा इज व्हाट, प्रोस्ट्रेटेशन। इसमें क्या होता है कि आप झुककर किंग का जी इस्तकबाल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पैबोस, पैबोस क्या हुआ कि मतलब आप राजा के फीट को मतलब उसके पैर को चूम रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इसने शुरू कर दी। एट द सेम टाइम इसके आर्ट एंड कल्चर को अगर हम देखते हैं तो बलबन ने पैट्रोनाइज किसको किया, अमीर खुसरो को किया, जिसे द पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और साथ में अमीर हसन को भी पैट्रोनाइज किया। इसके अलावा इसने पर्शियन कैलेंडर, पर्शियन फेस्टिवल खासकर जिसका नाम नौरोज है, इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब यह है कि अपने बाद ये चाहता था कि इसका बेटा प्रिंस मोहम्मद जो है वो नया रूलर बने, लेकिन इसकी मृत्यु, ही हैड बीन किल्ड इन अ बैटल अगेंस्ट मंगोल्स इन नॉर्थ वेस्ट। सो दैट्स व्हाई आफ्टर हिज डेथ, when Balban died in 1287, he nominated Kai Khusro to be his new king। ये कै खुसरो कौन है, इसका ग्रैंडसन है। इसको अपॉइंट किया है कि भैया नया सुल्तान कौन होगा, ये बंदा होगा। लेकिन इसको ओवरलुक कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, और कैकुबाद जो कि एक और ग्रैंडसन था बलबन का, उसको थ्रोन पे बैठा दिया गया। लेकिन ये अच्छा आदमी साबित नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी इस जगह पे अब नया रूलर आने वाला जलालुद्दीन खिलजी, जो इस वक्त गवर्नर हुआ करता था सामना का, और ये दिल्ली को मिलिट्री कूप में ऑक्युपाई करेगा 1290 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी शुरू करेंगे खलजी डायनेस्टी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा डायनेस्टी है। तो यहीं पे दोस्तों एक बार मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जब आपको पांचों डायनेस्टी का नाम देके बोले कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो अभी हमने देखा स्लेव डायनेस्टी, स्लेव के बाद आएगा खलजी डायनेस्टी, खलजी के बाद थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद देखेंगे लोधी डायनेस्टी। तो इस पांचों का क्रम, दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस 5 डायनेस्टी भी आप याद रखिए। ये तमाम बातें थी आपके स्लेव डायनेस्टी से, और अब हम आगे बढ़ के बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की।